हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? बढ़िया। जैसे कि बच्चों आप सभी को पता है, हमारे ईएमआरएस में टीजीटी की वैकेंसीज आई हुई है, जिसके अंदर टीजीटी साइंस की वैकेंसीज भी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ईएमआरएस टीजीटी साइंस की जो वैकेंसी है उसके क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, कौन सी बुक से आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, हम आपकी किस तरीके से मदद करने वाले हैं इस ईएमआरएस 2023 का जो एग्जाम होने वाला है टीजीटी साइंस का। कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे, कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे और किस तरीके से हम लोग इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं बच्चों। आइए एक एक करके बात करते हैं। जो भाई पहली बार आया है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना बच्चों। और प्ले लिस्ट में जाएंगे, ईएमआरएस जो टीजीटी साइंस है उसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसके अंदर हम लोगों ने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस स्टार्ट कर रखी है। तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। हर रोज शाम को 9:30 बजे विद पीडीएफ बाईलैंग्वेज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज। तो 9:30 बजे जरूर जुड़े। आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले कि हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या चीज हमें पढ़नी है, कौन सी चीज है जो किस लेवल तक पढ़नी है, 10th क्लास तक का कितना पढ़ना है, 12th क्लास तक का कितना पढ़ना है, एक एक करके चर्चा करेंगे मेरे बच्चों। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी साइंस के अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाने वाली है। तो बच्चों सबसे पहले फिजिक्स के अंदर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए भाई, मैं आपको टू बी फ्रैंक सीधी सी बात बताना चाहूंगा। सिलेबस आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। टेलीग्राम मनदीप गोदारा सर पे मैं डाल दूंगा सारा सिलेबस, टीजीटी का जो भी सिलेबस है ये पीडीएफ जो है एज इट इज आपको उस पर मिल जाएगी। अब बच्चों मैं आपसे एक छोटा भाई होने के नाते आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई साहब जो भी टॉपिक है ना, जो टॉपिक आपका 11th और 12th का है, जो टॉपिक आपके 11th और 12th में है बच्चों, वो टॉपिक आपको 11th और 12th लेवल का ही करना है। ठीक है, आपको मतलब बेसिक जरूर पता होना चाहिए 11th और 12th लेवल का। ऐसा नहीं कि भाई साहब यहां पर जो सिलेबस दे रखा है बच्चों वो मोस्टली सिलेबस आपका 10th क्लास तक का दे रखा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो आपके DSSS और जो टीजीटी साइंस अलग एग्जाम होते हैं, अलग अलग स्टेट के एग्जाम होते हैं, है ना, तो उनसे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कम सिलेबस जरूर है। लेकिन हमें उस लेवल की तैयारी नहीं, हमें इस नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा बेटा कि 11th और 12th 11वीं और 12वीं कक्षा की जो आपकी विज्ञान है, जो आपने पढ़ा है, एटलीस्ट जिस तरह से मान लो कि 11th 12th क्लास में, वही बच्चों जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो बच्चा 11th 12th क्लास में 12वीं 11वीं क्लास के अंदर बायो जिसके पास था, एटलीस्ट वो अपना बायोलॉजी वाला सेक्शन जो है उसको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल पे क्रिएट करें, अच्छे लेवल से तैयार करें, ताकि अगर सवाल का लेवल थोड़ा बढ़कर के भी आए तो भी हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज के अंदर बिल्कुल बेसिक से 9th 10th 11th 12th हर लेवल से आपको सारी की सारी तैयारी करवाऊंगा बच्चों। चैप्टर वाइज एमसीक्यू 9:30 बजे शाम को होते हैं इसी चैनल के ऊपर। आइए बच्चों बात करते हैं फिजिक्स के अंदर। इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर है पोटेंशियल डिफरेंस है, ओम्स लॉ है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी कि आपको ये जो 10th क्लास का है ये आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। इसके अलावा इसके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th क्लास का है उसका भी कुछ पोर्शन ऐड हुआ है, तो उस चीज को भी आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। उसके बाद बच्चों लाइट की बात करते हैं। लाइट के अंदर बच्चों क्या क्या होते हैं, मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला। फिजिक्स के अंदर बच्चों आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल के ऊपर भी फोकस करना है भाई, है ना। मिरर फार्मूला से किस तरह से सवाल आते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लेंस फार्मूला क्या है, किस लेंस का कहां यूज होता है, कौन से मिरर का कहां यूज होता है। तो ये बेसिक सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के एग्जांपल्स क्या है, टीआईआर के एग्जांपल क्या है, सारे के सारे एग्जांपल, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल क्या है, वो सारे के सारे एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, उदाहरण सहित आपको पता होना चाहिए। सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर, सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें बच्चों, सोर्स ऑफ एनर्जी में आपका बिल्कुल 10th क्लास लेवल तक का अगर आप पढ़ेंगे तो आपका काम चल जाएगा। यही है कि बायोमास एनर्जी क्या होती है, ठीक है, ह्यूमन यूज फॉसिल फ्यूल क्या है, सोलर एनर्जी क्या है, टाइडल एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी में एज ए फ्यूल किसका इस्तेमाल किया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए। मोशन जो है आपका 11th क्लास का जो मोशन है, वेलोसिटी है ना, आपका क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है आपका,
है ना। उसके बाद बच्चों लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ है, यहाँ पर सिर्फ न्यूटन्स लॉ दिए गए हैं, लेकिन आपको इनका एप्लीकेशन वगैरह कंप्लीट आपको पता होना चाहिए। मोशन से काफी सारे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं, मोशन वाले चैप्टर से आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे फार्मूलाज बनते हैं। तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन से फार्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए भी आप चाहेंगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप जो भी इच्छा आपकी है, जो भी आप चाहते हैं कि सर गुरुजी ये पढ़ा दो, ठीक है, तो भाई मेरी तरफ से छोटा भाई होने के नाते जितनी आपसे मदद की जाएगी उतनी मैं मदद करूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिख देना कि गुरुजी ये पढ़ाना है, ये पढ़ा दो एटलीस्ट, है ना। तो भाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा जितना हो सकेगा पेपर तक मैं आपकी कंप्लीट मदद करूंगा। प्ले लिस्ट बना दी गई है EMRS TGT साइंस की, उसके अंदर चैप्टर वाइज MCQs आपके डेली होते हैं शाम को 9:30 बजे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया हो गया, मोमेंटम हो गया, ठीक है, एक्सेलेरेशन हो गया, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो गया, एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब आपको 11th क्लास तक का आपका मोशन एंड न्यूटन्स लॉ पढ़ना है, ठीक है। वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये वाला चैप्टर आपका 10th क्लास के अंदर भी है, और ये वाला चैप्टर जो है आपका ये 12th क्लास के अंदर भी है, 12वीं कक्षा के अंदर भी है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम वगैरह वहां से आपको डिटेल पढ़ना है। फ्लोटेशन जो है ये आपको 11th क्लास तक लेवल का पढ़ना है। साउंड जो है ये 10th क्लास लेवल तक का पढ़ेंगे, आपका चल जाएगा बच्चों, ठीक है ना। हाँ, ये जो है साउंड जो है ये आपका 10वीं क्लास लेवल का पढ़ोगे आप लोग, आपका काम चल जाएगा। इसके अंदर इको है, रिवर्बरेशन है ना, अल्ट्रासोनिक है, इंफ्रासोनिक है, क्या उनके यूज होते हैं, रियरिंग, रेंज ऑफ हियरिंग क्या है अपनी, स्पीड ऑफ साउंड किस माध्यम में कितनी है, ठीक है, इको क्या होता है, रिवर्बरेशन क्या होता है, सोनार सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों मैटर एंड इट्स बिहेवियर, ये आ जाता है बच्चों अपना केमिस्ट्री का आ जाता है इसके अंदर। केमिस्ट्री के अंदर बच्चों इसको थोड़ा सा आपको अच्छे लेवल से पढ़ना है, ठीक है। दूसरा मैटर पदार्थ होते हैं, उसके बिहेवियर कैसे हैं, किस तरह की कौन सी स्टेट होती है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है। हेनरीज लॉ पढ़ना है इसके अंदर आपको। उसके बाद टिंडल इफेक्ट है, ठीक है, सस्पेंशन है। हाँ, दूसरी बात बच्चों, आपको जितनी भी यूनिट है, सारी की सारी यूनिट से एक सवाल पक्का आता है भाई, तो यूनिट्स आपको सारी पढ़नी है ना। इसके बाद आता है बच्चों ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर आपके जितने भी गैलुसेक्स लॉ है, बॉयल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, मोल कंसेप्ट है, एटॉमिक मास है, मोलिकुलर मास है, इन सभी के बारे में आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। कंप्लीट आपको NCERT पढ़ना है बच्चा, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर क्या है, डाल्टन्स थ्योरी क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल्स क्या है, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है ना। तो ये सारे के सारे आपको मॉडल्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेटल, नॉन मेटल, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार क्या है, आइसोटोप्स के एग्जाम्पल आपको जरूर पता होने चाहिए कि कौन किसका आइसोटोप्स है। क्लासिफिकेशन के अंदर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आपको आती मिलेगी, डेफिनेटली आती मिलेगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उससे भी सवाल आएंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ज्यादा सवाल आते हैं, भले यहां पर लिखा ना होगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में क्या है, कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, कौन से ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं, है ना। ये सारी चीजें, किस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। केमिकल सब्सटेंस, है ना, नेचर एंड, ये एसिड बेस वाला आ जाता है बच्चों, पूरा का पूरा एसिड बेस के जो एग्जाम्पल होते हैं, एसिड बेस एंड सोल्ट, है ना, कंबाइंड सोल्ट क्या होते हैं, किस सोल्ट का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, यूज कहाँ किए जाते हैं, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पीएच स्केल का रोल क्या होता है, पीएच वैल्यूज का रोल क्या होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट पीएच वैल्यूज होती है वो सारी की सारी पीएच वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। केमिकल रिएक्शन, ये पूरा का पूरा 10th क्लास का है, 10th क्लास के अंदर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, उनके NCERT के एग्जाम्पल बच्चा, NCERT के एग्जाम्पल केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर NCERT के आपको एग्जाम्पल्स पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है ना। मेटल, नॉन मेटल के अंदर वही रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कौन कौन से है मेटल्स के, और कौन किसका और है, ये आपको पढ़ना है बच्चों, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल नॉन मेटल की। उसके बाद कार्बन कंपाउंड, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। कार्बन कंपाउंड के अंदर सोप है, डिटर्जेंट है और कार्बन फाइबर है, ये सारे पढ़ने आपको। फंक्शनल ग्रुप सारे पढ़ने हैं, उनके फार्मूला है, नोमेनक्लेचर, और उनके जो फार्मूला क्या होते हैं, किस तरीके से फार्मूला बनाया जा सकता है, वो सारी की सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ी होगी। इस कार्बन वाले चैप्टर का अपना पूरा का पूरा एक कंबाइंड वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेगा। आप केमिस्ट्री वाले सेक्शन में जाएंगे ना प्ले लिस्ट में, वहां आपको सारी वीडियोज मिल जाएगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे आपको हर सेक्शन की प्ले लिस्ट मिलेगी, बायो की अलग मिलेगी, केमिस्ट्री की अलग मिलेगी, फिजिक्स की अलग मिलेगी, TGT EMRS साइंस की अलग मिलेगी, हर तरह की प्ले लिस्ट आपको अलग मिलेगी। जो रेलेवेंट वीडियोज है वो आपको प्ले लिस्ट के अंदर सारे मिल जाएंगे बच्चों। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरीके कंजर्व किया गया, कौन कौन से प्लान चलाए गए, गंगा एक्शन प्लान,
है ना, पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, किस तरीके से हम लोग इससे प्रिवेंट हो सकते हैं, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से बचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका किस तरीके से मैनेजमेंट करें, कैसे उनको यूज करें, कहाँ उनको यूज करें, कहाँ जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करें, कौन से सोर्सेज ऐसे हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, किनका कम इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से खत्म होने वाले हैं, कौन से खत्म होने वाले नहीं हैं। इसके बाद बच्चों मैन मेड मटेरियल्स, सीमेंट है, ग्लास है, फाइबर्स है, सोप एंड डिटर्जेंट है, इन सभी के बारे में, ग्लास कितने टाइप के होते हैं, अलग अलग, पायरेक्स ग्लास अलग होता है, फ्लिंट कांच अलग होता है ना, तो ये आपको सारे ग्लास, फाइबर एंड प्लास्टिक, सारे के सारे पॉलीमर, पॉलीमर्स क्या है, कौन किसका मोनोमर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इसके बाद आता है बच्चों बायोलॉजी, बायोलॉजी के अंदर आता है लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस के अंदर पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है ना, और प्लांट फिजियोलॉजी है, दोनों का दोनों, प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी को कंप्लीट पढ़ना है बच्चों इसके अंदर। लाइफ प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों पड़ती है, किस जीव में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, वेरियस टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन कौन से ऑर्गेनिज्म में होती है ना, किस चीज की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होती है, हमारा ब्लड वगैरह के बारे में कंप्लीट आपको पढ़ना है। उसके बाद एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटरी सिस्टम, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी। उसके बाद आता है बच्चों कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर आपको बच्चों जितना भी पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम, किस तरीके से नर्वस सिस्टम काम करता है, किस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन होता है, किस तरह से आर्क एक्शन होता है, सारे के सारे बच्चों, किस तरह से न्यूरॉन काम करती है। इसके अलावा बच्चों कोऑर्डिनेशन, प्लांट, प्लांट के अंदर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, किस प्रकार से लोकोमोशन होता है, वो सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है। ट्रोपिज्म इन प्लांट, जियोट्रोपिज्म, पॉजिटिव नेगेटिव सारे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। हार्मोन, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन किस ग्रंथि से निकलते हैं और क्या काम करते हैं, कैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल कर सकते हैं बच्चा, ठीक है। बायो को पढ़ना थोड़ा मेरे को ज्यादा आसान लगता है, इसलिए मुझे लगता है कि सबको बायो आसान लगता होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेरिएशन क्या होता है, कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किसके अंदर सेक्सुअल होता है, किसके अंदर एसेक्सुअल होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कौन सा रिप्रोडक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा है ना, और कौन से जीव के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद जो प्रेगनेंसी, फैमिली प्लानिंग, मोड ऑफ अवॉइड प्रेगनेंसी, कैसे हम लोग बच सकते हैं प्रेगनेंसी से, ठीक है, जब एग फर्टाइज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह, मतलब रिप्रोडक्शन वाला पूरा चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ना बच्चों। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अंदर मेंडल्स के लॉ पढ़ने हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है, इवोल्यूशन पढ़ना है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़नी है, लैमार्किज्म पढ़ना है, कंप्लीट आपको पढ़ना है, ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हाँ, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन कौन कौन से हैं, उन ऑर्गन्स के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, है ना, टू बी प्रैक्टिकल। अगर आप सोचोगे तो ये बहुत अच्छी चीजें होती है, इनको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच पढ़ोगे, वैसे याद नहीं रहते, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन होते हैं, याद नहीं रहती, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप लोगों की जो अगर इच्छा हुई तो मैं हर एक टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जो मेरे जो रेलिवेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के अंदर उसके कौन कौन सी इफेक्ट है, विजन इफेक्ट, और उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल के बारे में पूरा सेल वाला चैप्टर अपना चल रहा है ना, उसको पढ़ना है। टिश्यू 9th क्लास का चैप्टर है, कंप्लीट आपको पढ़ना है, ठीक है। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 9th क्लास का चैप्टर भी है, 11th क्लास का चैप्टर भी है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। प्लांट किंगडम, एनिमेलिया किंगडम कौन सा है, नोमेनकल्चर कैसे होता है बच्चों, है ना। उसके बाद बच्चों हम बीमार कैसे होते हैं, यानी कौन कौन सी डिजीज हमारी कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, जेनेटिक डिजीज कौन सी होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती है, वो सारे के सारे एग्जाम्पल, बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज, वायरस से होने वाले डिजीज, सारे के सारे डिजीज, सारे के सारे बीमारियों के एग्जाम्पल। उसके बाद आ जाता है एनवायरमेंट के ऊपर। एनवायरमेंट के अंदर तो आपको पता ही है, ओजोन डिप्लेशन है, फोटोकेमिकल स्मोग है, किस तरीके से पोल्यूशन होता है, किस तरीके से पोल्यूशन से हम लोग बच सकते हैं, ठीक है। हाँ, सीओडी क्या है, बीओडी क्या है, इन सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखे हैं। अवर एनवायरमेंट के आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे अपने इसी चैनल के ऊपर, एनवायरमेंट के लाखों वीडियोस मिल जाएंगे, मतलब लाखों नहीं, कम से कम 60-70 वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप वीडियोस को देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एयर पोल्यूशन क्या है, इनके एमसीक्यूज भी मैंने आपको करवा रखे हैं, आप देखेंगे। वाटर पोल्यूशन क्या है, बायोकेमिकल साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, इन सबके ऊपर वीडियोस बने हुए हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, आप देख सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो है हम लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है कवर करवा देंगे। इसमें आपको क्रॉस ब्रीडिंग कैसे होती है, एनिमल हस्बेंड्री के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रॉप यील्डिंग इंप्रूवमेंट कैसे किया जाता है, जीएम क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप है। मतलब कहने का मतलब ये है कि यार सारा का सारा देखो ऐसा है
सारी की सारी चीजें जो है ना लगभग आपको पढ़ना क्या है। अब बात यह है, आपको बच्चों 9वीं और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। 9th और 10th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसको तो आप कंप्लीट, मतलब आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए साहब इसका, तो है ना। इसके अलावा बच्चों आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है वो 11th और 12th का भी आपको पढ़ना है। 11वीं 12वीं कक्षा का, मान लीजिए फिजिक्स स्ट्रॉन्ग आपका, तो फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिजिक्स में नंबर नहीं कटने चाहिए आपके, है ना। केमिस्ट्री में आप कर ही लोगे, अगर फिजिक्स कर रहे हो तो केमिस्ट्री में भी आप कर लोगे, हो सकता है बायोलॉजी को, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक सब्जेक्ट को छोड़ भी सकते हैं, उसमें ज्यादा भड़क लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, बायोलॉजी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम करवा ही रहे हैं, आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा क्या पढ़ रहे हैं, हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो तो आपको सारा पढ़ना है, ठीक है। जो एमसीक्यूज की सीरीज जो चल रही है चैप्टर वाइज, हर रोज शाम को 9:30 बजे, उसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल मनदीप कुदारा सर पे मिल जाती है, ठीक है ना। विद आंसर उसकी पीडीएफ मिलती है, विद एक्सप्लेनेशन पीडीएफ मिलती है, बाइलैंग्वेज पीडीएफ मिलती है, भले ही आपका कोई मीडियम हो, फर्क नहीं पड़ता। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी भाई, और कोई गलती हुई हो तो माफ करना, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना भाई। और ऐसे ही जो भी एग्जाम आते रहेंगे, हम लोग हर तरीके से जो भी हमसे हो सकेगा हम आपकी मदद उसी तरीके से करते रहेंगे। उम्मीद है भाई आपको सारी चीजें समझ आई होगी, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगली क्लास में शाम को 9:30 बजे, इस प्रैक्टिस सेशन के साथ जरूर मिलिएगा। जय हिंद, जय भारत।